जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सुनते हैं। पहला प्रश्न है, जल के महत्व को लिखें। तो जल का मानव के शरीर में क्या महत्व है? आप लिखेंगे जल का मानव के शरीर में निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, जल सेलों से पोषक तत्व तथा व्यर्थ उत्पाद अंदर लाने तथा बाहर ले जाने में सहायता करता है। दूसरा, जल सभी पाचन, अवशोषण तथा उत्सर्जन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, जल हमारे शरीर में उचित तापक्रम बनाए रखता है। चौथा, उत्सर्जन तंत्र सरलता से अपना काम कर सके इसलिए भी जल क्या है? आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की उपयोगिता या कार्य को लिखें। मानव शरीर में जल की उपयोगिता या कार्य को लिखें। आप लिखेंगे मानव शरीर में जल की निम्नलिखित उपयोगिता है। नंबर 1, जल के माध्यम से ही गुर्दा शरीर के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। दूसरा, जल के बिना मानव शरीर कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है। तीसरा, ज्वर की अवस्था में जल की हानि अत्यधिक होती है। चौथा, जल की कमी से रक्त दबाव उच्च हो जाता है। पांचवा, जल की कमी से गुर्दा काम करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियां कौन कौन हैं? जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियां कौन कौन हैं? आप लिखेंगे जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उबालकर। दूसरा, अस्कंदन मतलब जमाकर। तीसरा, विसंक्रमण के द्वारा। चौथा, घरों के द्वारा छानकर मतलब घड़ा के ऊपर घड़ा रखकर। चौथा, फिल्टर के द्वारा छानकर। पांचवा, नल में लगने वाले छोटे फिल्टर के द्वारा छानकर। अगला है, दूषित जल किसे कहते हैं? दूषित जल किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, दूषित जल उस जल को कहते हैं जो जल मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। दूषित जल उस जल को कहते हैं जो जल मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, जिसका उपयोग करने में से मानव को कई प्रकार की रोग हो जाते हैं, मानव कई प्रकार के रोग का शिकार हो जाता है, दूषित जल कहलाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत को लिखिए। खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत को लिखिए। आप लिखेंगे खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बचे हुए भोजन को तुरंत समाप्त कर दें। दूसरा, गुणात्मक रूप से बढ़े हुए सूक्ष्म जीवाणुओं की रोकथाम करें। तीसरा, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करें। अगला, सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाएं। अगला, भौतिक तथा रासायनिक पदार्थों से खाद्य पदार्थों का बचाव करें। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने संपूर्ण शरीर को स्वच्छ रखना, जिसमें विशेष रूप से हाथ, बाल, नाखून तथा कपड़ों की स्वच्छता आती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए क्या करनी चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए? आप लिखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। नंबर 1, हाथों की सफाई करनी चाहिए। नंबर 2, वस्त्रों की सफाई करनी चाहिए। नंबर 3, बालों की सफाई करनी चाहिए। 4, शरीर के सभी अंग साफ सुथरा होना चाहिए। 5, खांसते और सीखते समय नाक और मुंह पर रुमाल होना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। गंदे बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, घर पर खाद्य स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए? घर पर खाद्य स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर होगा, घर पर खाद्य स्वच्छता के लिए निम्नलिखित कार्य करनी चाहिए। नंबर 1, रसोई घर स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा, खाद्य पदार्थों को खरीदते समय
सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, पके हुए भोजन पकाने वाले बर्तन और परोसने वाले बर्तन साफ होना चाहिए। घर पर खाद्य पदार्थों के संग्रहण करते समय स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। भोजन पकाते समय व पेय पदार्थ तैयार करते समय स्वच्छता बरतनी चाहिए। भोजन परोसते समय स्वच्छता बरतना चाहिए। भोजन खाने से पहले हाथ मुंह की सफाई करनी चाहिए। भोजन पकाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिलावट से आप क्या समझते हैं अथवा खाद्य अपमिश्रण क्या है? मिलावट से आप क्या समझते हैं अथवा खाद्य अपमिश्रण क्या है? आप लिखेंगे, मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्तर निम्न हो जाती है। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे खाद्य पदार्थों का जो गुणवत्ता स्तर निम्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु में उससे मिलता जुलता निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु को मिला देना मिलावट कहलाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना होता है। अगला प्रश्न है, मिलावट से बचने के उपाय लिखिए। मतलब मिलावट से कैसे बच सकते हो? तो मिलावट से बचने के कुछ उपाय हैं। नंबर 1, विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदें। विश्वसनीय दुकान से सामान खरीदें। दूसरा, सामान खरीदते समय मानक चिन्ह अवश्य देखें। मानक चिन्ह के उदाहरण है ISI मार्क, FEO मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, बुल मार्क। अगला प्रश्न है, धन के व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं? धन के व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, धन का व्यवस्थापन से अभिप्राय सभी प्रकार के आय का आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करना है, जिससे परिवार के लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके, क्योंकि धन एक सीमित साधन है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक आय क्या है, इसके कितने भाग हैं? पारिवारिक आय क्या है, इसके कितने भाग हैं? आप लिखेंगे, परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय को पारिवारिक आय कहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय को पारिवारिक आय कहते हैं। इसके 3 भाग हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। प्रश्न है, मौद्रिक आय क्या है? इसके स्रोत कौन कौन है? आप लिखेंगे, परिवार के सभी सदस्यों को एक निश्चित समय में काम करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय के स्रोत हैं वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, ब्याज, लाभांश, मजदूरी, किराया, लाभ, भविष्य निधि कोष। अगला प्रश्न है, वास्तविक आय क्या है? उत्तर होगा, किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली सामान्य सेवा को वास्तविक आय कहते हैं। किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली सामान्य सेवा को वास्तविक आय कहते हैं। ऐसे वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए परिवार को मुद्रा व्यय नहीं करना पड़ता है, जैसे घर के निकट बागवानी लगाकर फल और सब्जी प्राप्त करना, दर्जी से कपड़ा सिलवाने के बजाय स्वयं घर में ही कपड़ा को सी लेना, नौकर रखने के बजाय घरेलू काम स्वयं कर लेना, बिजली के उपकरण खराब होने पर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ही उसको ठीक कर देना। मतलब इसके बदले आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, उससे बचत होगी। अगला प्रश्न है, आत्मिक आय या मनोवैज्ञानिक आय या मानसिक आय क्या है? अब लिखेंगे, विभिन्न स्रोतों से अर्जित मौद्रिक एवं वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसको आत्मिक आय कहते हैं। मतलब मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्च करता है, उस खर्च करने के बाद जो वस्तु क्रय करता है, उस वस्तु से जो संतोष मिलता है उसी को हम मानसिक आय या मनोवैज्ञानिक आय या आत्मिक आय कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता क्यों है? पारिवारिक आय की संपूर्ति की आवश्यकता क्यों है? आपका उत्तर होगा, धन की संपूर्ति करने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, महंगाई के समय अपने जरूरत को पूरा करने के लिए, संयुक्त परिवार होने की स्थिति में। अगला प्रश्न है, पारिवारिक आय को बढ़ाने के साधन कौन कौन है?
पारिवारिक आय बढ़ाने के साधन कौन कौन हैं? आप लिखेंगे पारिवारिक आय बढ़ाने के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। अंशकालिक नौकरी के द्वारा, लघु उद्योग के द्वारा, गृह उद्योग की स्थापना करके, परिवार की वास्तविक आय में वृद्धि करके, बचत किए गए धन का उचित विनियोग करके, उपलब्ध आय का मितव्ययिता पूर्वक प्रयोग करके, घरेलू खर्च में कमी करके। अगला प्रश्न है मानवीय साधनों का विकास करके भी। अगला प्रश्न है घरेलू हिसाब किताब से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिसाब किताब क्या है, या घरेलू हिसाब किताब से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा प्रत्येक परिवार अपनी आय का बहुत सोच समझकर खर्च करता है। प्रत्येक परिवार अपनी आय को माने आमदनी को बहुत सोच समझ कर खर्च करता है, क्योंकि धन एक सीमित साधन है तथा बड़ा उद्यम से उसे प्राप्ति होती है। अतः परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करके भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचत किया जा सके, इसलिए प्रत्येक गृह स्वामी या गृह स्वामिनी अपने परिवार की आय का उचित व्यय करने हेतु निम्नलिखित लिखित या मौखिक योजना बनाता है, जिसको बजट कहते हैं। इसे ही घरेलू हिसाब किताब कहते हैं। अगला प्रश्न है घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता है क्यों? घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता है क्यों? आपका उत्तर होगा घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। नंबर 1, घरेलू हिसाब किताब लिखने से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे पास पैसा कितना बचा है और प्रतिदिन खर्च का भी अनुमान लग जाता है। दूसरा, घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई बार माह के प्रारंभ में हाथ में ज्यादा पैसा होने से बिना सोचे समझे अनजाने ज्यादा खर्च हो जाता है। तीसरा, घरेलू हिसाब किताब रखने से क्या फायदा यह है कि हमें पता चलता है कि मैं दूध वाले को, पेपर वाले को, बिजली वाले को, विद्यालय वाले को, किराना दुकानदार को, धोबी को या अन्य लोगों को कितना रुपया देना है। अगला है घरेलू हिसाब किताब रखने से बजट बनाने में सहूलियत होती है। अगला है घरेलू हिसाब किताब के द्वारा आय और व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न बचत क्या है, या बचत से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं हो पाता है बचत कहलाता है। दूसरे शब्दों में आय का वह भाग जिसका निवेश किया जाता है बचत कहलाता है, या आय व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। अगला है बचत की आवश्यकता है क्यों? बचत की आवश्यकता है क्यों? उत्तर होगा बचत की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, अनिश्चित भविष्य तथा आपातकाल की आशंका के कारण जब आय आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है तो बचत ही हमको सहयोग करता है। दूसरा, सेवानिवृत्ति के बाद के जरूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों तथा परिवार की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बीमारी के समय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबको बचत की जरूरत होती है। अगला है बचत के महत्व अथवा बचत के लाभ को लिखें। मतलब बचत का के महत्व क्या है या बचत करने के लाभ क्या है, तब लिखेंगे बचत के निम्नलिखित महत्व है। पहला, बचत परिवार को आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वास बनाती है। दूसरा, बचत आय तथा व्यय के मध्य संतुलन लाने में सहायता करती है। तीसरा, बचत पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न स्थानों पर धन की असमानता में सहायता करती है। चौथा, बचत अधिक धन प्राप्त करने में हमारी सहायक होती है। अगला प्रश्न है कि बचत अनदेखी आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती है। बचत घर, वाहन, परिवार के अन्य संपत्ति खरीदने में सहायता करती है। और बचत से समाज में परिवार के मान्य और मूल्य में वृद्धि होती है। अगला विनियोग क्या है, या विनियोग से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा जब कोई व्यक्ति अपने बचत की गई धनराशि को किसी दुकान, कारखाना या बैंक खाते में जमा कर देता है तो उसे विनियोग कहते हैं। अगला है बचत और संचय में क्या अंतर है? बचत और संचय में क्या अंतर है? उत्तर होगा आय का वह भाग जो उपभोग नहीं हो पाता है या जिसे निवेश किया जाता है बचत कहलाता है, जबकि आय का वो भाग जिसे संदूक में, पेटी में, जमीन के अंदर अथवा आभूषण बनवाकर या तिजोरी में बंद कर दिया जाता है संचय कहलाता है। अगला है
विनियोग के माध्यम कौन कौन है या विनियोग के उपाय कौन कौन है? आप लिखेंगे विनियोग के प्रमुख माध्यम निम्नलिखित हैं: डाकघर, बैंक, यूटीआई, जीवन बीमा निगम, शेयर बाजार, चिट फंड, भविष्य निधि, सोना, मकान, भूमि। अगला प्रश्न है, डाकघर में बचत की कौन कौन सी योजनाएं हैं? डाकघर में बचत की कौन कौन सी योजनाएं हैं? आप लिखेंगे डाकघर में बचत की प्रमुख योजना निम्नलिखित हैं। नंबर 1, डाकघर बचत खाता। 2, डाकघर सावधि जमा खाता। 3, रेकरिंग डिपॉजिट, मानसिक आय योजना, किसान विकास पत्र, 15 वर्षीय भविष्य निधि, सामान्य प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत खाता, राष्ट्रीय बचत पत्र, सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना। अगला प्रश्न, बैंक किसे कहते हैं? इसके कार्यों को लिखें। अब लिखेंगे बैंक वह स्थान है जहां रुपया का लेन देन होता है। बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं: खाता खोलना। दूसरा, जमा धनराशि को मांग करने पर ग्राहक को वापस करना। तीसरा, जनता का धन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करना। अपने ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराना। जनता के धनराशि को बिना किसी जोखिम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना। अगला प्रश्न है, बैंक खाता के प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा बैंक खाता के प्रमुख 4 प्रकार हैं। नंबर 1, बचत खाता। 2, चालू जमा खाता। तीसरा, आवर्ती जमा खाता। चौथा, सावधि जमा खाता। अगला प्रश्न है, बैंक खाता से क्या लाभ है? बैंक खाता से क्या लाभ है? उत्तर होगा बैंक खाता से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, बैंक में जमा रुपया पर ब्याज मिलता है। दूसरा, बैंक कम खर्च करना सिखाता है। तीसरा, बैंक के द्वारा रुपए एक स्थान से बैंक द्वारा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा तथा मंगाया जा सकता है। बैंक में रुपया रखने पर चोरी की संभावना नहीं होती है। अगला, बैंक में रुपया रखने पर लॉकर की सुविधा भी क्या होती है? प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा कल के क्लास में होगी। धन्यवाद।